टॉपिक है वृद्धि, विकास एवं खुशहाली, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। ये साल 1971 में ही भूटान ने जीडीपी को प्रगति मापने के एकमात्र तरीके के रूप में अस्वीकार कर दिया था। इसकी जगह इसने विकास के एक विचार को साधने में सफलता पाई, जो समृद्धि को समग्र राष्ट्रीय खुशी GNH के औपचारिक सिद्धांत और नागरिकों को और प्राकृतिक वातावरण की आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सेहत के आधार पर मापता है। दशकों से यह विचार कि सुख को भौतिक वृद्धि पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए दुनिया भर में विचित्र माना जाता रहा। अब ढहते वित्तीय ढांचों, समग्र असमानता और बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय विनाश से आक्रांत दुनिया में इस छोटे से बौद्ध देश की विचारधारा काफ़ी रुचि जगा रही है। साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने भूटान के विकास के समग्र विचार के आह्वान को अपना लिया, जिसका 68 देशों ने समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र का एक पैनल अब यह विचार कर रहा है कि क्या भूटान के GNH मॉडल को पूरी दुनिया पर लागू किया जा सकता है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, प्रगति, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, खुशहाली, मानव व्यवहार की अंतर्दृष्टि। फिर इसमें आएगा प्रस्तावना में आएगा प्रस्तावना ऋषियों और दार्शनिकों की तरह ही बेहतर काल की तलाश की इंसानी पहल का अर्थशास्त्री भी एक हिस्सा है। हम इस दिशा में अर्थशास्त्र के साहित्य के रूप में आ रहे कई मतों के गवाह हैं, जो एक आम इंसान के लिए प्रगति जैसे बेहद सरल शब्द से शुरू होकर वृद्धि, विकास और मानव विकास जैसे तकनीकी पक्ष तक जाते हैं। आर्थिक व्यक्ति के विचार पर बढ़ती निर्भरता के साथ युद्ध के दशकों के बाद दुनिया ने अपार धन दौलत बनाई। वो 1980 का दशक था, जब सामाजिक विज्ञानियों ने इंसानी गतिविधियों का व्यापक अध्ययन शुरू किया और अंततः तार्किक व्यक्ति के पूरे विचार को ही चुनौती दी। यहीं से धरती पर इंसानों के जीवन के आत्मावलोकन की इच्छा को जीवन मिला। इस बीच मानवता को जलवायु परिवर्तन की अबूझ पहेली का भी सामना करना पड़ा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सौजन्य से दुनिया के पास विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है। इसमें आएगा प्रगति में आएगा प्रगति अर्थशास्त्र की कोई विशेष अवधारणा नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ इसका इस्तेमाल बेहतरी और किसी चीज में बढ़ोतरी के लिए करते हैं। आम लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक चलने वाले सकारात्मक बदलाव को अर्थव्यवस्था में प्रगति कहते हैं। इसके गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों पक्ष में है। कुछ समय के बाद कुछ अर्थशास्त्री प्रोग्रेस, प्रगति, ग्रोथ, वृद्धि और डेवलपमेंट, विकास का इस्तेमाल एक ही चीज़ के लिए करते हैं। तीनों शब्द एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन 1960, 1970 और 1980 के दशक में इन शब्दों के मायने अलग अलग स्पष्ट हुए। इसमें प्रगति एक सामान्य पद है जिसका अर्थशास्त्र में कोई मायने नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल वृद्धि और विकास को सही तौर पर संबोधित करने के लिए करते हैं। लेकिन वृद्धि और विकास के अपने स्पष्ट अर्थ होते हैं। इसमें आएगा आर्थिक समृद्धि में आएगा जीव विज्ञान का शब्द है ग्रोथ। यह जीवों के बढ़ने की प्रवृत्ति को जाहिर करता है। अर्थव्यवस्था में इसका मतलब आर्थिक वृद्धि से है। समय के साथ आर्थिक मापदंड को बताने वाले अस्थिरांकों में बढ़ोतरी को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। यह
यह किसी व्यक्ति या किसी अर्थव्यवस्था या दुनिया की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थिक वृद्धि का सबसे अहम घटक गुणात्मकता है। इसे दर्शाने के लिए सभी मापदंडों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्थिक वृद्धि के कुछ उदाहरण इस तरह से हैं। फर्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में एक दशक के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि को मापा जा सकता है और यह टन में मापा जा सकता है। फिर है, किसी अर्थव्यवस्था में सड़क नेटवर्क में एक दशक या फिर किसी समय अंतराल में हुई वृद्धि का पता किलोमीटर और मील की लंबाई से चल सकता है। ठीक इसी तरह किसी अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि का आकलन कुल उत्पादन के मूल्य से लगाया जा सकता है। किसी समय अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में मुनाफे का आकलन भी किया जा सकता है। इस हिसाब से आर्थिक वृद्धि को एक तरह से मात्रात्मक प्रगति भी कह सकते हैं। आर्थिक वृद्धि की दर मापने के लिए वृद्धि में अंतर को प्रतिशत में निकालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक डेयरी उत्पादक एक महीने में 100 लीटर दूध का उत्पादन करता है और उसके अगले महीने में दूध उत्पादन बढ़कर 105 लीटर हो जाता है, तो उसकी डेयरी की संवृद्धि दर 5% है। इस तरह से हम किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी समय अवधि के दौरान होने वाली वृद्धि दर को हासिल कर सकते हैं। वृद्धि एक तरह से वार्षिक अवधारणा है जिसे उस समय सीमा के साथ जोड़कर देखा जाता है। वैसे वृद्धि अपने आप में मूल्य रहित पद है, लेकिन यह किसी अर्थव्यवस्था में किसी खास समय अवधि के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक असर पड़ सकता है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल प्राय सकारात्मक संदर्भ में करते हैं। अगर अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो उनका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में सकारात्मक वृद्धि हो रही है, नहीं तो वे ऋणात्मक वृद्धि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आर्थिक वृद्धि पद का इस्तेमाल अर्थशास्त्र में काफ़ी होता है। यह केवल राष्ट्रीय स्तर के आकलन और नीति निर्धारण के लिए नहीं होता है, बल्कि यह अर्थशास्त्र के विस्तृत अध्ययन में भी उपयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय और व्यावसायिक संस्थान इसी वृद्धि दर के आंकड़ों का इस्तेमाल कर नीति और वित्तीय योजना तैयार करते हैं। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्थाओं की शुरुआत के लंबे समय के बाद अर्थशास्त्रियों ने परिमाणात्मक उत्पादन बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था में आमदनी बढ़ाने पर ध्यान देना शुरू किया। अर्थशास्त्री जिन मुद्दों की सबसे ज़्यादा चर्चा करते थे वह उत्पादन का परिमाण बढ़ाना और किसी देश की आमदनी बढ़ाने का मुद्दा होता था। यह मान्यता थी कि जो अर्थव्यवस्था अपनी उत्पादन को परिमाण में बढ़ाने में कामयाब हो जाता है, उसकी आमदनी अपने आप बढ़ जाती है और इससे लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव आ जाता है। लेकिन उस वक्त लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव की बात नहीं होती थी। यही वजह है कि 1950 के दशक तक लोग वृद्धि और विकास की अलग अलग पहचान करने में नाकाम रहे थे। हालांकि वे इनके अंतरों के बारे में जानते थे। 1960 के दशक और उसके बाद के दशक में कई देशों के अर्थशास्त्रियों की राय थी कि अपेक्षाकृत वृद्धि इसमें आ जाएगा दर ज़्यादा है, लेकिन जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव कम हो रहा था। समय आ गया था
जब आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को अलग अलग परिभाषित करने की जरूरत थी। अर्थशास्त्रियों के लिए विकास का असर लोगों के जीवन की गुणवत्ता के स्तर पर दिखना चाहिए। यह जाहिर करने के निम्न घटक हैं: पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और विस्तार, अस्पताल, दवाइयाँ, सुरक्षित पेयजल, टीकाकरण और साफ सफाई, लोगों में शिक्षा का स्तर तथा दूसरे मानक जिन पर जीवन की गुणवत्ता निर्भर करती है। यहाँ एक मूल बात ध्यान में रखने की जरूरत है, जिसके मुताबिक आम लोगों को न्यूनतम सुविधा मिलनी जिसमें खाना, स्वास्थ्य और शिक्षा इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा एक न्यूनतम आमदनी की भी गारंटी होनी चाहिए। आमदनी उत्पादक गतिविधियों से होती है। इसका मतलब है कि विकास सुनिश्चित करने से पहले हमें आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करनी होगी। उच्च आर्थिक विकास उच्च आर्थिक मांग करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च आर्थिक वृद्धि दर से उच्च आर्थिक विकास हासिल किया जा सकता है। यह ऐसी उलझन थी जिसे पुराने समय के अर्थशास्त्री के स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। इस उलझन को समझने के लिए एक उदाहरण है। दो परिवारों की एक जैसी आमदनी है, लेकिन विकास के मापकों पर उनके खर्च अलग अलग हैं। एक परिवार स्वास्थ्य और शिक्षा बचत पर खर्च करता है, जबकि दूसरा परिवार कोई बचत नहीं करता लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करता है। ऐसे में दूसरा परिवार निश्चित तौर पर पहले परिवार की तुलना में ज़्यादा विकसित होगा। ऐसे में निश्चित तौर पर वृद्धि और विकास के अलग अलग मामले हो सकते हैं। फर्स्ट है वृद्धि और उच्च वृद्धि और उच्च विकास, उच्च वृद्धि और कम विकास, कम वृद्धि और उच्च विकास। फिर इसमें आएगा ऊपर दिए गए संयोजन की प्रकृति विस्तार में ले जाती है, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि उच्च आमदनी और वृद्धि के लिए लगातार प्रयास की जरूरत है। यही बात आर्थिक विकास और उच्च आर्थिक विकास के लिए भी लागू होती है। बिना सतत सार्वजनिक नीतियों के दुनिया भर में कहीं भी विकास नहीं हो सकता। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि वृद्धि के बिना भी विकास नहीं हो सकता। हालांकि बिना विकास के वृद्धि का पहला उदाहरण खाड़ी देशों में अर्थशास्त्रियों को दिखा। इन अर्थव्यवस्थाओं में आमदनी और आर्थिक वृद्धि उच्चतर स्तर पर होती है। ऐसे में अर्थशास्त्र की नई शाखा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स विकास अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आने के बाद नियमित तौर पर आर्थिक नीतियां तय होने लगी और इससे कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि और विकास पर नज़र रखना संभव हुआ। हम कह सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास मात्रात्मक गुणात्मक प्रगति ही है। इसका मतलब यह है कि जब हम वृद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो मात्रात्मक प्रगति की बात कर रहे हैं, और जब हम विकास की बात करते हैं तब मात्रात्मकता के साथ गुणात्मक प्रगति को भी बात हो रही है। जब आर्थिक वृद्धि का इस्तेमाल विकास के लिए होता है तो वृद्धि की तेज रफ्तार का पता चलता है। इसके दायरे में बड़ी आबादी आ जाती है। उसी तरह से उच्च वृद्धि दर और विकास या फिर बीमारू विकास का असर यह होता है कि वृद्धि में गिरावट आ जाती है। यानी वृद्धि और विकास में एक सर्कुलर रिश्ता है। जब आर्थिक महामंदी का दौर आता है तो यह रिश्ता टूट जाता है। जब कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट
स्थापित हुआ तब दुनिया भर की सरकारों, नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों का ध्यान इस विषय पर गया। इसके बाद अर्थशास्त्र की नई शाखा वेलफेयर इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई, जिसमें कल्याणकारी राज्य और उसके विकास की बातें शामिल होती हैं। फिर इसमें आएगा, शामिल होते हैं विकास मापन। इसमें आएगा, यद्यपि अर्थशास्त्री विद्यार्थी और विकास के मध्य अंतरों को स्पष्ट करने में समर्थ थे। महबूब उल हक, एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, ने यह 1970 दशक के प्रारंभ में ही कर लिया था। इसमें कुछ और समय लगा जब विकास मापन की सही विधि को विकसित किया जा सका। यह एक स्थापित तथ्य है कि प्रगति का लक्ष्य मात्र आय में वृद्धि से कहीं अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय निकाय जैसे संयुक्त राष्ट्र, IMF और WB विश्व के अल्प विकसित क्षेत्रों के विकास के बारे में अधिक चिंतित थे, परंतु इस दिशा में कोई भी प्रयास तभी संभव था जब किसी अर्थव्यवस्था के विकासात्मक स्तर को मापने के लिए साधन और उपाय हो और ऐसे कारक हो जिन्हें विकास के लक्षण माना जा सके। विकास को मापने के लिए किसी सूत्र उपाय को मूलतः दो प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसमें आएगा, पहले स्तर पर यह परिभाषित करना कठिन था कि विकास के घटक क्या हैं। विकास दर्शाने वाले कारक अनेक हो सकते हैं, जैसे आय, खपत स्तर है, खपत की गुणवत्ता, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, सुरक्षित पेयजल, साक्षरता और शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, शांतिपूर्ण समुदाय जीवन, सामाजिक सम्मान की उपलब्धता, मनोरंजन, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण इत्यादि। यह वस्तुतः काफ़ी कठिन कार्य है कि विकास के इन कारकों पर विशेषज्ञों में सहमति प्राप्त की जा सके। दूसरे स्तर पर एक अवधारणा को मात्रात्मक रूप में लेना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक पहलू होते हैं। गुणात्मक पहलुओं जैसे सौंदर्य, स्वाद इत्यादि की तुलना करना आसान है, परंतु इन्हें मापने के लिए हमारे पास कोई मापन स्केल नहीं है। मानव विकास सूचकांक अर्थव्यवस्थाओं के बीच विकास की गणना को लेकर दुविधा तब हल हुई जब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी HDR प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक HDI था, जो विकास के स्तर को मापने और परिभाषित करने का प्रयास था। इस सूचकांक को अग्रणी विद्वानों, विकास के काम से जुड़े लोगों और UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस के सदस्यों ने तैयार की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले ऐसे पहले दल का नेतृत्व महबूब उल हक और इंगे कोल ने किया था। इस सूचकांक में शब्द मानव विकास असल में विकास का ही एक उप सिद्धांत है। मानव विकास रिपोर्ट 3 संकेतकों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को मिलाकर विकास को मापती है। इन तीनों संकेतों को समग्र रूप से मानव विकास सूचकांक यानी HDI में बदल दिया जाता है। HDI में एक सांख्यिकी आंकड़े की रचना असल में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास की समझ के लिए एक संदर्भ बिंदु मिल सका। HDI हर पैमाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय करता है। इसमें आएगा जिसे गोल पोस्ट कहा जाता है।
गोल पोस्ट कहा जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि इस गोल पोस्ट के संबंध में हर देश कहाँ ठहरता है। इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच बताई जाती है, यानी सूचकांक 1 के स्तर पर तैयार किया जाता है। समग्र सूचकांक के विकास के लिए जिन 3 संकेतकों का इस्तेमाल होता है वे निम्नलिखित हैं। HDI के घटक शिक्षा को अब HDR 2010 से 2 अन्य संकेतों से मापा जाता है। पढ़ाई के सालों का औसत 25 साल की उम्र के वयस्कों के लिए ये यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स डेटाबेस में उपलब्ध जनगणना और सर्वेक्षणों से हासिल स्कूली शिक्षा के आंकड़ों और बारो एंड ली 2010 पद्धति पर आधारित है। सेकंड, पढ़ाई के संभावित साल स्कूल जाने की उम्र में बच्चों के लिए ये अनुमान पढ़ाई के हर इसमें आएगा स्तर पर समग्र के आधार पर नाम लिखवाने और हर स्तर पर स्कूल जाने की आधिकारिक उम्र पर आधारित है। स्कूल में पढ़ाई की अनुमानित साल की अधिकतम सीमा 18 वर्ष है। इन संकेतों को न्यूनतम वैल्यू 0 और 1980 से 2012 के बीच देशों में स्कूलों में पढ़ाई के औसत साल की वास्तव में पाई गई अधिकतम वैल्यू से सामान्य बनाया जाता है। साल 2010 में अमेरिका में इसके 13.3 साल होने का आकलन किया गया था। शैक्षिक सूचकांक 2 सूचियों का ज्यामितीय औसत है। स्वास्थ्य मानव विकास सूचकांक के जन्म घटक की जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है और इसकी गणना न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 83.57 साल के आधार पर की जाती है। यह 1980 से 2012 के बीच की समय श्रेणियों में विभिन्न देशों में मापी गई संकेतों की अधिकतम वैल्यू है। देश के लिए दीर्घायु घटक जहां जन्म प्रत्याशा 55 साल है, वहां 0.5 से 51 होगी। जीवन स्तर घटक को GNI ग्रॉस नेशनल इनकम या उत्पाद प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में क्रय शक्ति क्षमता $PPP से मापा जाता है, ना कि पूर्व की प्रति व्यक्ति GDP से। 2012 में कतर के लिए न्यूनतम आय के लिए गोल पोस्ट $100 को लिया गया और अधिकतम के लिए 87,478 अमेरिकी डॉलर। मानव विकास सूचकांक GNI के बढ़ने के साथ आय के कम होते महत्व को परिलक्षित करने के लिए आय के लघुगणक का इस्तेमाल करता है। HDI के तीनों पक्षों की सूचियों के अंकों को फिर ज्यामितीय औसत के जरिए समग्र सूचकांक में बदला जाता है। HDI विभिन्न देशों के अंदर और उनके बीच अनुभवों के अनुदेशात्मक तुलना का मार्ग भी प्रशस्त करता है। UNDP ऊपर बताए गए 3 मानकों के आधार पर अर्थव्यवस्था को एक की स्केल यानी 0.000 से 1.000 के बीच उनके प्रदर्शन के आधार पर स्थान देता है। इन उपलब्धियों के आधार पर देशों को मुख्य तौर पर श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिए सूचकांक में पॉइंट्स की श्रेणियां बनी होती हैं। उच्च मानव विकास वाले देश सूचकांक पर 0.800 से 1.000 अंक। मध्यम मानव विकास वाले देश सूचकांक में 0.500 से 0.799 अंक। फिर निम्न मानव विकास वाले देश सूचकांक में 0.000 से 0.499
अंक मानव विकास रिपोर्ट 2016 पर अध्याय 20 में चर्चा की गई। इसके साथ ही दुनिया में भारत की सापेक्ष स्थिति पर भी चर्चा की गई। बहस जारी। यूएनडीपी की टीम ने यद्यपि इस बात पर सहमति बना ली कि विकास के घटक क्या होंगे, लेकिन दुनिया भर में शिक्षाविद और विशेषज्ञ इस पर बहस कर रहे हैं। 1995 तक दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं ने यूएनडीपी द्वारा प्रतिपादित मानव विकास के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। मूल रूप से विश्व बैंक ने 1990 के दशक से ही सदस्य देशों में विकासपरक प्रयासों की गुणवत्ता को बढ़ाने और उसके अनुरूप सस्ते विकासपरक कोष आवंटित करने के लिए यूएनडीपी द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। स्वाभाविक रूप से सदस्य देशों ने अपनी नीतियों में आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा जैसे मानकों पर जोर देना शुरू कर दिया और इस तरह से मानव विकास सूचकांक के विचार को बाध्यकारी या फिर स्वैच्छिक रूप से दुनिया भर में स्वीकार्यता मिल गई। काफ़ी सालों तक विशेषज्ञ और विद्वान विकास को परिभाषित करने के अपने प्रारूप लेकर आते रहे। वे विकास को परिभाषित करने वाले कारकों पर असमान रूप से वजन देते रहे। इसके साथ ही उन्होंने कई मानकों में पूरी तरह से अलग मानकों का चयन किया जो उनके अनुसार विकास को ज़्यादा स्पष्ट तरीके से परिभाषित करते थे। क्योंकि गुणवत्ता मूल्यों को तय करने और नियामक परिकल्पना का मामला है, इसलिए इस प्रस्तुति की भी गुंजाइश थी। इसमें से अधिकतर प्रयास वैकल्पिक विकास सूचकांक के लिए सही नुस्खे नहीं थे, लेकिन वे वास्तव में बौद्धिक व्यंग्यों के जरिए मानव विकास सूचकांक के अपूर्ण होने को दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा ही एक प्रयास 1999 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्रियों और विद्वानों ने किया, जिन्होंने अपने अध्ययन में बांग्लादेश को दुनिया में सर्वाधिक विकसित राष्ट्र तथा अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों को सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर दिखाया। वास्तव में ऐसे सूचकांक के जरिए ये काफ़ी हद तक संभव है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मानसिक शांति मानव विकास और मानव जीवन की बेहतरी के लिए बेहद जरूरी तत्व है, जो काफ़ी हद तक इस तथ्य पर निर्भर करता है कि हर दिन हम कितना सो पाते हैं। घरों में चोरी या लूटपाट की आशंका पर निर्भर करता है कि हम कितने चिंतित होकर सो सकते हैं, जो दूसरे शब्दों में इस बात पर निर्भर करता है कि इनके ना होने को लेकर हम कितने आश्वस्त हैं। इसका मतलब हम अच्छी नींद के बारे में जानने की कोशिश घरों में चोरी और लूटपाट की घटनाओं के आंकड़ों से करते हैं। छोटी मोटी चोरियों के बारे में आमतौर पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती। ऐसे में सर्वेक्षण करने वाले ऐसे मामले में मान लीजिए देश में एक साल में तालों की बिक्री के आंकड़ों से इसे जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उस देशों में लोगों को सबसे ज़्यादा बेफिक्र सोने वाला माना जाना चाहिए, जहां लोगों के पास चोरी होने या लूटपाट होने का जोखिम जैसी कोई बात ना हो, यानी सबसे बेहतर मानसिक शांति हो। इसलिए वो सबसे विकसित देश होगा। वास्तव में मानव विकास सूचकांक को विशेषज्ञों के समूह द्वारा
विकसित विकास को मापने का एक साधन, एक ऐसा संभव आधार माना जा सकता है जिसे लेकर अधिकतर जानकारों के बीच सहमति है, लेकिन जिन तय पैमानों पर सूचकांक देशों के विकास का आकलन करता है, वो वास्तव में कई दूसरे अहम कारकों को छोड़ देता है जो किसी अर्थव्यवस्था के विकास और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे दूसरे कारक जो हमारे जीवन के स्तर को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित हो सकते हैं। फर्स्ट है अर्थव्यवस्था के सांस्कृतिक पहलू, सेकंड है पर्यावरण की शुद्धता और सौंदर्य बोध को लेकर नजरिया, फिर थर्ड है अर्थव्यवस्था के नियम और प्रशासन से संबंधित पहलू, फोर्थ है खुशहाली और प्रतिष्ठा को लेकर लोगों के विचार, और फिफ्थ है मानव जीवन को लेकर नैतिक परिदृश्य। विकास का आत्म विश्लेषण, विकास के असली अर्थ को लेकर भ्रम तब शुरू हुआ जब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अस्तित्व में आए। विशेषज्ञ विकासशील देशों में विकास प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे। वो विकसित देशों के प्रदर्शन की रिपोर्टों का सर्वेक्षण कर रहे थे। HDI में जब पहले 20 स्थान पाने के बाद पश्चिमी दुनिया को विकसित देश घोषित कर दिया गया, तब सामाजिक वैज्ञानिकों ने इन अर्थव्यवस्था में जीवन की दशा का मूल्यांकन शुरू किया। ऐसे में अधिकतर अध्ययनों में पाया गया कि पश्चिमी देशों में जीवन में सब कुछ था सिवाय खुशी के। अपराध, भ्रष्टाचार, लूटपाट, फिरौती, मादक पदार्थों की तस्करी, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, नरसंहार, नैतिक पतन, यौन विकृति आदि सभी प्रकार के तथा कथित विचार विकसित देशों में बढ़ रहे थे। इसका मतलब था कि विकास उन्हें खुशी, मानसिक शांति और खुशहाली और अच्छे हालात में रहने का अनुभव देने में विफल रहा। विद्वानों ने दुनिया भर में विकास के लिए किए गए प्रयासों पर ही प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। उनमें से अधिकतर ने विकास को फिर से परिभाषित करने पर बल दिया जो मनुष्य को खुशी दे सके। विकास दुनिया में विकास के कारण खुशी क्यों नहीं आई? इस सवाल का जवाब किसी एक तथ्य में नहीं छिपाया, बल्कि यह मानव जीवन के कई पहलुओं को छूता है। पहला, जब कभी भी अर्थशास्त्री प्रगति की बात करते हैं तो उनका आशय मानव जीवन की संपूर्ण खुशी से होता है। सामाजिक वैज्ञानिक हाल की खुशी के पर्यायवाची के तौर पर प्रगति, वृद्धि, विकास, संपन्नता और कल्याण का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुशी एक नियामक धारणा के साथ ही एक मनोदशा है, इसलिए इसके विचार में एक अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था में अंतर आ सकता है। दूसरा, जिस अवधि में विकास को परिभाषित किया गया, ये माना जाता है कि कुछ निर्धारित भौतिक संसाधनों की आपूर्ति से इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। इन संसाधनों को इस तरह से निर्दिष्ट किया गया: बेहतर आय का स्तर, पोषण का उचित स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं, साक्षरता और शिक्षा आदि। खुशी विकास से कहीं ज़्यादा व्यापक चीज़ है। वो तथा कथित विकास जिसे हासिल करने के लिए दुनिया पिछले कई दशकों से कड़ी मेहनत कर रही है, वो इंसानों को भौतिक खुशी देने में सक्षम है। खुशी का एक गैर भौतिक पहलू भी है। इसका आशय है कि जब तक दुनिया अपने विकास के परिदृश्य यानी भौतिक खुशी को और पुष्ट करने में लगी रहेगी,
तब तक उसे खुशी का गैर भौतिक हिस्सा हासिल नहीं हो सकता। हमारे जीवन का गैर भौतिक हिस्सा मूल्यों, धर्म, अध्यात्म और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा है। जैसे विकास या मानव विकास को भौतिक संदर्भों में परिभाषित किया गया, ये हमें भौतिक खुशी ही प्रदान कर सकता है जो विकसित दुनिया में देखी जा सकती है। विकास की आशंकी परिभाषा के कारण राष्ट्र विकास हासिल कर पाए, यानी खुशी, लेकिन सिर्फ भौतिक खुशी और खुशी के गैर भौतिक हिस्से के लिए हमें स्वाभाविक रूप से विकास अपने विचार को आज नहीं तो कल नए सिरे से परिभाषित करना होगा। किसी तरह एक छोटा राष्ट्र विकास को अपने तरीके से परिभाषित कर पाया, जिसमें जिंदगी के भौतिक और गैर भौतिक दोनों पहलू मौजूद थे, और उसने इसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH कहा। ये रास्ता भूटान ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भूटान हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा और आर्थिक तौर पर नगण्य राष्ट्र है। उसने 1970 के दशक की शुरुआत में विकास को मापने की एक नई धारणा पेश की। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH UNDP द्वारा प्रतिपादित मानव विकास के विचार को खारिज किए बगैर ये राष्ट्र GNH द्वारा तय लक्ष्यों का पीछा करता रहा है। भूटान 1972 से GNH का पालन कर रहा है, जिसमें खुशी या विकास को हासिल करने के निम्नलिखित पैमाने हैं। इसमें है, फर्स्ट है उच्च वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, फिर है सुशासन, थर्ड है पर्यावरण संरक्षण, फोर्थ है सांस्कृतिक संवर्धन, मूल्यों को समाहित करना और अध्यात्म को भी शामिल करना, जिसके बगैर प्रगति वरदान की जगह साफ बन रह जाएगी। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर GNH और HDI एक जैसे हैं, हालांकि सुशासन के मुद्दे पर HDI कुछ नहीं कहता। आज इसे दुनिया भर में प्रमोट किया जा रहा है। खास तौर पर सबसे पहले 1995 में विश्व बैंक इस पर अपनी रिपोर्ट लेकर आया और सदस्य राष्ट्रों में इसे लागू कराया। पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर HDI हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर कुछ नहीं कहता, लेकिन विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पहले ही सतत विकास की तात्कालिकता को स्वीकार कर चुके हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में इस विषय पर अलग से संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन भी हो चुका है। इसका मतलब GNH और HDI में मूल अंतर वास्तव में विकास के हमारे UNDP के विचार में मूल्यों और आध्यात्मिक पहलू को आत्मसात करने के स्तर का है। फिर एक निष्पक्ष विश्लेषण साफ तौर पर ये बताता है कि भौतिक उपलब्धियां हमें खुशी देने में पूरी तरह सक्षम नहीं है, क्योंकि इसके आधार में मूल्यों की कमी होती है। जहां तक मूल्यों की बात है तो ये धार्मिक और आध्यात्मिक जड़ों में होते हैं, लेकिन नई दुनिया जीवन की वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष विवेचना से निर्दिष्ट होती है, और दुनिया हमेशा ही मानव जीवन में आध्यात्मिक कारकों को पहचानने को लेकर संदेहास्पद रही है, बजाय इसके कि धर्मनिरपेक्ष का पश्चिमी विचार भगवान जैसे किसी चीज के अस्तित्व को खारिज करने से परिभाषित होता है और आध्यात्मिक की पारंपरिक परिकल्पना को भी अज्ञानता और रूढ़िवादिता की दलील देकर खारिज करता है। इसे स्वीकार करने में किसी
तरह का संदेह नहीं होना चाहिए कि विकास के नाम पर अंततः पश्चिमी विचारधारा आधुनिक दुनिया और जीवन के तौर तरीकों पर अपनी धाक रखती है। विकास का ये विचार, जिसे दुनिया का अधिकांश हिस्सा मानता है, शत प्रतिशत सांस्कृतिक और आज कोई भी ये देख सकता है कि अंत में इस दुनिया के पास अपने लिए धाक रखती है। विकास का ये, जिसे दुनिया अधिकांश हिस्सा मानते, शत प्रतिशत यह 100% सांस्कृतिक और आज कोई भी ये देख सकता है कि अंत में इस दुनिया के पास अपने लिए किस तरह की खुशी रहेगी। UNDP के एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री द्वारा GNH पर आधारित भूटान के विकास के अनुभवों के अध्ययन से समग्र खुशी के विचार को बल मिला है और यही विकास का परिणाम भी होना चाहिए। इस अध्ययन के मुताबिक 1984 से 1998 का दौर इस दृष्टि से देखने योग्य था क्योंकि इस दौरान जीवन प्रत्याशा में शानदार 19 साल की बढ़ोतरी हुई। स्कूल में नाम लिखाने वालों की संख्या 72% तक पहुंचाई गई और साक्षरता महज 17% से बढ़कर 47.5% पहुंच गई। अमेरिका में विश्व ट्रेड टावर पर आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया में एक मनोवैज्ञानिक काया पलट हुआ और विकास को लेकर इस दुनिया से उस दुनिया तक लोगों का आधार हिल गया। जो दुनिया एक तरह वैश्वीकरण की प्रक्रिया भी थी, वो इस आत्मलोकन में लग गई कि इसमें आएगा कि क्या बहुसांस्कृतिक सह अस्तित्व संभव है। 2004 मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक था कल्चर लिबर्टी इन टुडेज डाइवर्स विश्व। हम इस तरह से इस पूरी चर्चा को समेट सकते हैं कि मानव जाति इस समय आत्मावलोकन और परिवर्तन के एक बेहद गंभीर दौर से गुजर रही है, जहां दुनिया में प्रभावशाली मत यह है कि विकास की अवधारणा को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करते हुए नए सिरे से परिभाषित किया जाए। लेकिन अब तक विकास के प्रतिपादकों को ये मानने में संकोच है कि जीवन के एक गैर भौतिक हिस्सा भी होता है और विकास को खुशी के साथ जोड़ने के लिए इसे अनुभव किए जाने की आवश्यकता है। खुशहाली में आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN एक संयुक्त राष्ट्र संघ का निकाय द्वारा मध्य मार्च 2018 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 का प्रकाशन किया गया। विश्व के 156 देशों के सर्वेक्षण पर आधारित यह इस श्रृंखला का 6वां रिपोर्ट है। वर्ष 2014 में इसका प्रकाशन नहीं हुआ था, जिसे अनुसंधानकर्ताओं के संगठन द्वारा तय किया जाता है। इस रिपोर्ट द्वारा संबंधित देशों की खुशहाली एवं कल्याण वेल बीइंग की माप करता है ताकि राष्ट्रों की लोक नीति निर्माण को दिशा निर्देश मिल सके। खुशहाली की माप के लिए इसमें 6 प्राचाल को आधार बनाया जाता है।